शिक्षक हमारे भविष्य की नींव तैयार करते हैं। वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो अविस्मरणीय होता है और हमारे भविष्य में आने वाली मुश्किलों का हमें सामना करते समय उनकी वो शिक्षाएं, वो शिक्षाप्रद बातें हमें याद आती हैं। जैसे कभी आपके टीचर ने आपसे कहा होगा कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई बुरे शब्द आपने अपने ज़ुबान से निकाले और उसी समय आपके शिक्षक ने आपको वहीं तुरंत टोका और यह बताया कि बुरे शब्दों को अपनी ज़ुबान पर ना लाएं, क्योंकि बुरी चीज़ों का अनुसरण हम बहुत शीघ्रता से करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में तुरंत ही प्रकट करते हैं और उसका अनुपालन करते ही जाते हैं। और इस तरह से शिक्षक हमारे अंदर एक व्यवहारिकता, हमें कैसे उठना बैठना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, इन सभी बातों को सिखाता है और हम अपने जीवन का एक लंबा समय अपने गुरु के साथ व्यतीत करते हैं। तो उनकी आदतों का, उनके व्याख्यानों का, उनकी कही गई शिक्षाप्रद बातों का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है और एक अमिट छाप भी डालता है। कभी कभी शिक्षक यह भी महसूस करता है कि मैं अगर 4 या 5 बच्चों का जीवन भी बदल सकूं तो मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात होगी। यदि किसी क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं और वह उनमें से 5 या 10 बच्चों का भी हृदय परिवर्तन करने में या उन्हें सही राह पर लाने में सामर्थ्य साबित होता है, तो वह एक अच्छा गुरु कहलाएगा, क्योंकि उसने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दिशा और दशा दी है, ऐसी व्यवस्था दी है जिससे वह सही राह पर चलकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो पा रहा है। तो इस तरह हमें शिक्षक का आभार निरंतर प्रकट करते रहना चाहिए। वह न केवल उसके लिए यह न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि वह देश का भविष्य निर्माता भी है, क्योंकि उसके कंधों पर आने वाली भावी पीढ़ी का भार है। और जैसा कि हम देखते हैं कि शिक्षकों का वेतनमान बहुत अधिक नहीं है और बहुत ही कम पैसे में उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जाता है। वो सुबह 8 बजे पढ़ाने के लिए अपने घर से निकल जाता है और 3 या 4 बजे ही विद्यालय से आ पाता है। आने जाने में भी 1 या 2 घंटे का समय लगता है। यदि थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा ही समय लगता है। तो इस तरह से उसका पूरा दिन चला जाता है। तो जैसा कि नई व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया गया है कि शिक्षकों के वेतनमान पे ध्यान दिया जा रहा है, इसे बढ़ाने की अनुशंसा भी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे बढ़ा भी दिया गया है। निम्नतम वेतनमान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17,000 रुपये तक कर दिया गया है। लेकिन क्या यह वेतनमान उचित है? यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए लोगों के व्यय और व्यवस्थाओं में खर्चा बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि एक शिक्षक जो किसी और शहर से आया है, वह किसी और अमुक शहर में रहता है, वह किराए का मकान लेकर रह रहा है, उसे अपने खाने पीने का भी मैनेजमेंट देखना है। तो कुल मिला के 5 या 7 हज़ार से नीचे किसी भी मकान का किराया नहीं है और उसे खाने पीने में भी 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं और उसे जाने के लिए आने जाने का कन्वेंस भी चाहिए। तो कुल मिला के 15 से 17 हज़ार का खर्च तो यही दिखाई पड़ता है। उसके बाद उसके पास बचता कुछ भी नहीं।
तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की जानी चाहिए कि शिक्षक के पास कम से कम 5,000 प्रति माह बच भी जाए और वह 5,000 अपने घर भी भेज सके, क्योंकि वह अपने परिवार को चलाने के लिए उसने यह व्यवसाय अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ वह देश का भविष्य निर्माण भी कर रहा है। वह लोगों तक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहा है। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक मज़दूर, एक दैनिक मज़दूर जो कि मज़दूरी करता है, भले ही हम उसे 800 रुपये प्रतिदिन का दे रहे हैं या 500 रुपये देते हैं और मिस्त्री को 800 देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उस पर बहुत उपकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह वही मज़दूर है जो सबके लिए भवनों का निर्माण करता है, लेकिन उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है और वह कभी अपने लिए भवन का निर्माण कर भी नहीं पाएगा। पूरी ज़िंदगी भर वह झोपड़ियों में या अनिश्चित आवासों में व्यतीत करता रहता है, लेकिन उसके द्वारा की गई मेहनत को हम इन 800 और 500 रुपयों में नहीं बांध सकते हैं। उनका जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है उसको शायद ही हम चुकाने में सामर्थ्यवान हो सकें। तो उसी तरह से एक शिक्षक का ऋण है, जो ज्ञान वो अपने विद्यार्थियों को दे रहा है, जो कि वह देश हित में सोचकर भविष्य निर्माण के प्रायोजन से कर रहा है, उसको पैसों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन हमें इस व्यवस्था को भी समझना होगा कि हमें शिक्षक के हितों का भी ध्यान देना होगा और उसकी बातों को भी सर्वोपरि रख कर, उसके हितों को भी सर्वोपरि रख कर कुछ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा ताकि वह अपने कम वेतनमान से आहत न हो और उसे बहुत ही कम में गुजारा ना करना पड़े। समय आने पर उसके पास बिल्कुल ही धन का अभाव हो, ऐसी स्थिति से उसे ना जूझना पड़े और अंत में हार कर उसको इस प्रोफेशन को छोड़ना पड़े, ऐसी स्थिति भी उसके लिए क्रिएट ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकारी पदों में क्या चल रहा है। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि पिछले 5 साल से शिक्षकों की सरकारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उस पर किसी तरह के फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। यह सिस्टम का एक फेलियर है, हमारी सरकार का एक फेलियर है। वैसे तो सरकार अन्य क्षेत्रों में काफ़ी कार्य कर रही है, इससे मैं ऐतराज़ नहीं करती, लेकिन जो चीज़ें ध्यान देने योग्य है, जो बहुत ज़रूरी है, एक शिक्षक का रिक्रूटमेंट जो देश के भविष्य का निर्माण करे, भविष्य निर्माता के रूप में प्रकट हो, जब उसको ही देश में वो सम्मान नहीं मिल रहा, वो जगह नहीं मिल रही है, इन सब बातों पर भी सरकार को विशेष विचार करना चाहिए। जो भर्तियां पहले हुई 69,000 और 65,000, उसमें भी पूरी भर्तियां नहीं ली गईं। उसमें यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि हमें उचित कैंडिडेट नहीं मिले और मतलब या इतने पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग होने के बावजूद लोग बेरोजगार बैठे हैं और ऐसा वाक्यांश आ जाना कि हमें उचित कैंडिडेट नहीं मिले, एलिजिबल कैंडिडेट हमें मिले नहीं और सिर्फ 35,000 का रिक्रूटमेंट हो जाना और अन्य 25 से 30,000 लोगों को छोड़ देना कि हमें योग्य शिक्षार्थी नहीं मिले, हमें उचित कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए भर्ती को पूरा नहीं किया जा सका। तो इन सब मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भर्तियां 5 साल से पेंडिंग क्यों पड़ी हुई हैं? जो आधी रह गई वो भी पेंडिंग और जो नई आने वाली हैं उसका भी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। तो ये जो भविष्य निर्माता हैं वो भविष्य निर्माण करने में तो लगे हैं, लेकिन क्या उनके हितों को ध्यान में रखा जा रहा है? और एक बात यह भी है, जब प्रदेश में 10,000 तक मानदेय दिए जाने के बाद शिक्षक उपलब्ध हैं, तो सरकार ज़्यादा मानदेय देकर क्यों शिक्षकों की भर्ती करेगी? उन्हें 40,000 पर क्यों रखेगी जब वो 10,000 में अवेलेबल हैं?
तो सरकार को शिक्षकों के हितों को भी सोचना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाने से बचते हैं, पेरेंट्स जाने से बचते हैं, उन्हीं सरकारी विद्यालयों में आप इंटर के बाद एडमिशन लेने को प्रेफरेंस देते हैं। और जो पहले जो नर्सरी से लेकर इंटर तक की परीक्षा होती है या जो भी बच्चे विद्यालय जाते हैं, वो सभी सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि ऐसी भ्रांति और ऐसा सिस्टम चला आ रहा है कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो लोग प्राइवेट स्कूलों को चुनते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों को इतनी सुरक्षा और इतने शिक्षक प्रदान किए जाने चाहिए कि लोग सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना गर्व की बात महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें खुद को। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।